नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जीएस के अंदर भैया उन्होंने टॉपिक दे रखा आपका NHRC। तो ये पक्का है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन तो आने ही आना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो मैं आपको जीएसटी और जैसे मैंने विमुद्रीकरण आपको आसान भाषा में समझाया, तो इसको भी मैं पूरी आसान भाषा में समझा दूंगा, कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा इसके बाद यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सामने सट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी कंप्लीट थ्योरी है मैं सब करा दूंगा। उसके बाद ये एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने का आपका, और बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। NHRC क्या है, कितने सदस्य हैं, कैसा बना, कार्यवर्ग, जो भी कुछ है सब कुछ समझा दूंगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया पहले इसका शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इसके पास्ट के बारे में। भाई इसका पास्ट क्या था, इसका इतिहास क्या था, NHRC इंडिया में कब बना, इससे पहले इसका इतिहास देख लेना कि भाई शुरुआत कैसे हुई, तो वही देखते हैं। पहले तो सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार। भैया मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार सिंपल सी बात है, मानव को जो अधिकार मिले हैं। भाई मानवाधिकार का मतलब क्या हुआ? मानव प्लस अधिकार। अगर छंदी विच्छेद करोगे इसका, तो मानव को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वही आपका मानवाधिकार है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा देख लो, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को, भाई कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ऐसे अधिकार जो किसी पर्सन को मनुष्य होने के कारण, मनुष्य होने के कारण प्राप्त है। भाई कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं या तुम हो, तो मैं हूं, मैं भी एक पर्सन हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, तुम हो, तुम भी एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो। तो हमें कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं, मनुष्य होने के कारण मिल रखे हैं हमें, कि हम मनुष्य हैं या हम, तो हमें इसलिए कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ये इसकी परिभाषा, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त है, कि वो मनुष्य है इसलिए उसे प्राप्त है, किसी जानवर को नहीं मिले हुए। क्यों? जानवर तो जानवर है, पर्सन तो एक जानवर है भी। अगर तुम बोलने लगो कि भाई एक जानवर है, कोई बिल्ली है, वो भी एक पर्सन बोल सकते हो कि भाई ये एक पर्सन है। लेकिन भैया ये सिर्फ उसी को मिले हैं जो पर्सन या जो व्यक्ति मनुष्य है। तो क्या इसकी परिभाषा? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त है। हमें क्यों प्राप्त है? क्योंकि भैया मनुष्य है, हम जानवर थोड़े ना, हमको ढोर डंगर थोड़ी ना, कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना। ये अधिकार आपके किसी जानवर को नहीं मिले हुए, किसी पशु को नहीं मिले हुए, ये सिर्फ व्यक्तियों को मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य है, मनुष्य होने के कारण मिले हुए उन्हें मानव अधिकार। तो ये आपकी परिभाषा थी। इसके बाद ये राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगाना आ सकता है भाई। अगर वो इस आपको क्वेश्चन दे दे कि बताइए, उसमें डाल दे कि ये राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे होते हैं, इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है भाई? केंद्र सरकार, राष्ट्र हो गया आपका केंद्र सरकार, राज्य हो गया आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी हमें कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं। हमें अधिकार राज्य सरकार के आपके DPSP के अंदर है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और जो केंद्र सरकार ने दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके मौलिक अधिकार। लेकिन ये उनसे भी परे हैं। परे मतलब इसका क्या मतलब है भाई? जो आपके जो मौलिक अधिकार है या DPSP है, उन पर कुछ कंट्रोल है सरकार का। अगर भैया सरकार, राज्य सरकार चाहे तो DPSP जो उसके मौलिक अधिकार है, जो आपके DPSP है, तो हो सकता है वो आपको सारे अधिकार ना दे, कुछ कर ले, कुछ कम कर दे। ऐसी जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का भाई कभी कभी कोई कंडीशन बनेगी, मान के चलो कोई इन्होंने इमरजेंसी लग गई, तो सरकार क्या करती है? आपके मौलिक अधिकार को छीन सकती है आपसे, मतलब कम कर सकती है। लेकिन ये उनसे परे है, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर इनका उल्लंघन होगा आपके मानव अधिकारों का, मानव के अधिकारों का, कि हम मानव है, हमें जो अधिकार मिले हैं, उसके बाद अगर हमारा उल्लंघन होता है इन अधिकारों का, तो भैया फिर ये आपका जो NHRC बना हुआ है ये उस पर जांच करेगा। तो ये इसकी परिभाषा है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे होते हैं। इन पर राष्ट्र और राज्य का कोई कंट्रोल नहीं है। जो मानव अधिकार मिले हैं, मानव अधिकार बोल रहा हूँ, साफ पकड़ना, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार और DPSP नहीं, मौलिक अधिकार अलग है, मानव अधिकार अलग है। तो जो मानव अधिकार मिले हैं ना, मानव को, व्यक्ति को जो मानव अधिकार मिले हैं, अगर उनका हनन होगा तो उनके लिए आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं जाओगे, उनके लिए आपका जो जांच करेगी वो करेगी आपके NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये है। इसके बाद मानवाधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगाना। कई बार क्वेश्चन आया, UPSI 2021 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आया कि बताइए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसे बोलते हैं, कि घोषणा कब हुई, कि भाई इसके बारे में कि भाई हमें ऐसा आयोग बनाना चाहिए जिससे कि मानव के अधिकारों को उल्लंघन ना हो, तो इसकी घोषणा कब हुई? तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका है, संयुक्त राष्ट्र की एक आपकी आम सभा हुई थी, आम सभा की 3री बैठक हुई थी। भाई 3री बैठक याद हो या ना हो कोई बात नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई संयुक्त राष्ट्र की एक 3री बैठक हुई थी आम सभा की। कब हुई थी ये डेट याद होनी चाहिए, कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। अब समझो,
ये पहले से समझो, 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में हुई, तो इसे बोल देगा पेरिस संधि। वहां पर पेरिस संधि भी लिखा आ सकता है, ये नहीं होगा कि भाई आओगा कि 10 दिसंबर 1948। हो सकता है वो उस ऑप्शन में दे दे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसको बोलते हैं, पेरिस संधि दे दो सो ऑप्शन में, 10 दिसंबर 1948 ना दे। तो पेरिस संधि क्या है, पेरिस संधि, क्योंकि इस दिन 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में भैया एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ निर्णय लिए गए, तो इसको फिर पेरिस संधि बोल दिया गया। भाई अगर कोई मीटिंग किसी शहर में हो रही है, मान लो चलो आज कोई मीटिंग हम दिल्ली में करा दे, कोई बड़ी सी मीटिंग, और उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है उसको नाम रख देंगे हम दिल्ली संधि, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर हुई, दिल्ली के अंदर। ऐसी ये जो है ना, ये 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के अंदर हुई है, तो इसे बोल देगा पेरिस संधि। कब हुई, 10 दिसंबर 1948 को। और किसने करी थी, संयुक्त राष्ट्र की सभा ने, तीसरी सभा हुई थी वहां पर। तो इसी को बोलते हैं आप मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, की घोषणा कर दी गई कि मानव के लिए ये इस तरह के अधिकार है, मानव को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, तो उनकी घोषणा कर दी गई। कब करी गई, 10 दिसंबर 1948 को। कहां पर करी गई, पेरिस में करी गई, इसलिए आप लोग इसे पेरिस संधि भी बोलते हैं। इसके बाद इसी घोषणा को, जो भैया आपकी ये जो घोषणा हुई आपकी 10 दिसंबर 1948 को, या बोले पेरिस संधि के अंदर जो आपकी घोषणा हुई, इसी को आप मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। देखो पकड़ना शब्द को, मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोला जाता है पेरिस संधि को। किसको, पेरिस संधि को। कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को। पेरिस संधि नहीं होगा तो फिर ऑप्शन में आएगा आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा हुई है, मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई है, उसको बोलते हैं आप मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा। और अगर बोलने पूछने लगे आपसे कि बताइए संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं आप भाग 3 को। भाग 3 में क्या आपका मौलिक कर्तव्य को तो बोलते हैं आप संविधान का मैग्ना कार्टा। भाग 3 को, वो संविधान का है। हमने बोला है मानव अधिकार, सब शब्द को पकड़ना, मानव के अधिकार, तो मानव के अधिकार का मैग्ना कार्टा बोलते हैं पेरिस संधि को। पेरिस संधि ऑप्शन में मिलेगा, तो फिर होगा आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को बोलते हैं आप, क्योंकि उस दिन घोषणा होगी ना भैया, घोषणा होगी तो उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिए, तो उसी को बोलते हैं आप मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा। मानव के बारे में कुछ अच्छे भैया डिसीजन ले लिए तो भैया मैग्ना कार्टा बोल दे। मैग्ना कार्टा मतलब होता है कुछ अच्छे काम करे उन्होंने, कुछ भी अच्छा होगा तो उसे मैग्ना कार्टा बोल देंगे, जिससे कि कुछ किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का कुछ भी अच्छा काम होगा। भाई मौलिक अधिकार से क्या है, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें मिले हुए हैं, हमें मौलिक अधिकार मिले हुए संविधान में, तो उस समय हम फ्री है, हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है, बोलने का अधिकार मिला हुआ है। तो जो इंसान के लिए कुछ भी अच्छे काम हो गए, देसी भाषा में जो भी कुछ अच्छे काम हो गए, वो होते हैं आपका मैग्ना कार्टा। कहीं इस मैग्ना कार्टा के चक्कर में फंस जाओ, पता नहीं क्या है मैग्ना कार्टा। तो मानव अधिकार के भैया मानव अधिकारों के लिए कोई डिसीजन लिए, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, पेरिस संधि को। कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को। पेरिस संधि नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर आएगा आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को बोलते हैं मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा। इसके बाद भाई जब बैठक हुई है 10 दिसंबर को, इसमें कुल कितने देश शामिल थे, देश में 58 शामिल। कितने, 58। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर मैंने टिक कर रहा हूं, जैसे ये इंपॉर्टेंट और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी याद कर लेना। पता नहीं यार एग्जाम में आजकल हो रहा अटपटे क्वेश्चन पूछ दे, सर यूपी पैट के एग्जाम में पूछ लेते कि बताओ गांधी जी ने लंगोट कब पहना, तो पता नहीं पूछ लेगा कि कितने देश शामिल थे, तो इसे भी याद कर लेना कि कितने देश शामिल थे, 58 देश शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है। जो ये बैठक हुई उसका चेयरमैन कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था। भाई बैठक कौन पर चलेगी, भाई बैठक चल रही है, मान के चलो 10 आदमी है, तो 9 आदमी से लगेगा, अध्यक्ष भी दो तो बैठा रहा कुर्सी पे ऐसा, तो कहा भाई बताओ, तू बता। अध्यक्ष भी तो रहा एक बैठक का, अध्यक्ष बोल दो, चेयरमैन बोल दो, तो वो कौन था, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैठक हुई है आपकी, जो पेरिस संधि हुई है, उसमें जो बैठक हुई थी, उसमें आपका अध्यक्ष था आपका एलेनोर रूजवेल्ट। अध्यक्ष कौन थे, एलेनोर रूजवेल्ट। किसके अध्यक्ष थे, ये थे आपके जो पेरिस संधि हुई है। पेरिस संधि कब हुई आपकी, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 में आया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई, भाई वो तो घोषणा कर दी उन्होंने, तो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में घोषणा करी गई आपकी। कब करी गई, 10 दिसंबर 1948 को। वो तो घोषणा कर दी 1948 में, तो हम आजाद भी नहीं हुए। जब आजाद नहीं हुए तो हमने कहां से भैया आयोग बना लिया, आयोग तो हमने बाद में बनाया ना, पहले तो हमने आजादी ली, उसके बाद थोड़ा सा डेवलप करा, फिर जब जाकर हमारे यहाँ पर आयोग बने 1948 में, कहां से हम आयोग बना लेते। तो हमारे यहाँ पे कब आयोग बना, हमारे यहाँ पे आयोग बना आपका 12 अक्टूबर 1993 को। कब बना, 12 अक्टूबर 1993 को। कंफ्यूज मत होना, ये भारत के अंदर बना है 12 अक्टूबर 1993 को। घोषणा कब हुई थी इसकी, 10 दिसंबर 1948 को। कहां हुई थी, पेरिस में। पूरे वर्ल्ड में, मतलब उन्होंने बता दिया कि पूरे विश्व में मानव के लिए अधिकार बने चाहिए, तो उसको बोलते हैं घोषणा। लेकिन भारत में भी तो भैया हर देश ने बनाया, अपना भारत नहीं बनाया। भारत ने कब बनाया, 1993 में।
बहुत टाइम लग गया बनाते बनाते। कब बनाया? 12 अक्टूबर 1993 में। ये इंपॉर्टेंट है कि इस आयोग की स्थापना किसके तहत हुई, ये याद रखना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण एक्ट, अधिनियम मतलब होता है एक्ट। 1993 में एक एक्ट आया, उसका नाम था आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसी के तहत भारत के अंदर NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। देखो 1993 में आया भाई, जब पहले एक्ट आवेगा, पहले कोई अधिनियम आवेगा, उसके बाद तो उसकी स्थापना करेंगे। तो सिंपल सा तुम याद भी कर सकते हो, 1993 में आया। और अक्टूबर, अगर तुम्हें 12 भी याद ना हो ना तो ये जरूर याद रखना कि 93 12 अक्टूबर, कि अक्टूबर 1993 में, क्योंकि हो सकता है सिर्फ वो बोल दे 12 नवंबर 1993 दे दे, 12 दिसंबर दे दे, हमें ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर 1993 में हुई है। डेट याद कर लोगे तो अच्छी बात है। क्यों हुई है? क्योंकि भैया अधिनियम जो एक्ट था, एक्ट भी तो 1993 में आया। पहले एक सरकार एक्ट पास करेगी, उसके बाद ही तो फिर भैया कोई आयोग वगैरह बनेगा। ये थोड़ा ना आयोग पहले बना लो, अभी उन्होंने एक्ट तो निकलना नहीं। एक्ट कब आया? एक्ट याद रखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट, यह आपका 1993 में। इसी के तहत NHRC की भारत के अंदर स्थापना हुई। किसके तहत हुई? इसके तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत के अंदर NHRC की स्थापना हुई। ये वाला क्वेश्चन UPSI में आया था, UPSI 2021 में उठाकर देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है ये आपका सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टैट्यूटरी बॉडी। पढ़ लेना, प्रोनाउंसिएशन में की दिक्कत हो सकती है। स्टैट्यूटरी बॉडी भैया इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी बोलते हैं इसका सांविधिक निकाय। इसका क्या मतलब है? सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपका सांविधिक निकाय। इसका क्या मतलब है भैया? कोई आयोग या कोई भी संस्था, अगर हम किसी अधिनियम के थ्रू बना रहे हैं, हमने एक एक्ट निकाल दिया, इसका कोई संविधान में पहले से नहीं लिखा हुआ था कि बनेगा, इन्होंने भैया एक एक्ट लाए, 1993 में एक्ट लाए, उसके एक्ट के बाद इन्होंने एक आयोग बना दिया। तो जितने भी आयोग, जितने भी संस्था एक्ट अधिनियम के थ्रू बनेगी, एक्ट से बने या अधिनियम से बने, उसे बोलते हैं आप सांविधिक निकाय। क्या बोलते हैं उसे? सांविधिक निकाय। संवैधानिक नहीं बोलने के, संवैधानिक नहीं बोलने के, कभी संविधानिक बोल दो संविधान को पढ़ के, संविधानिक नहीं है ये आपका सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय क्या होते हैं? वे अधिनियम, वे संस्थाएं जिनका स्थापना किसी अधिनियम के बाद हो, किसी एक्ट के बाद हो। तो इसकी तो हुई है आपकी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा तो इसकी स्थापना हुई है। तो ये कौन सा, कैसा निकाय बना आपका? सांविधिक निकाय। समझ होंगे सांविधिक निकाय क्या है? सारे के सारे वे आपके आयोग या वे आपकी संस्था जिनकी स्थापना भैया किसी एक्ट के थ्रू, एक्ट मतलब अधिनियम के बाद हो। सरकार ने अधिनियम लाया, सरकार ने एक एक्ट पारित करा, बोल दिया कि एक काम करो नया बना दो कोई आयोग, तो उसे बोलते हैं आप सांविधिक निकाय। संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आयोग, जब ये आयोग बना आपका NHRC, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ये पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में भी याद कर लो, जो अब चल रहे हैं आप, कौन है आपके? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये तो मिश्रा है, ये मिश्रा है, कंफ्यूज मत होता ना, मिश्र का मिश्र, दोनों को मिक्स ही कर दो। तो पहले कौन थे? पहले थे रंगनाथ मिश्र। अब कौन है? अब आपके अरुण कुमार मिश्रा। अब जो 2024 में है वो आपके अरुण कुमार मिश्रा। और पहले थे आपके रंगनाथ मिश्र। पहले भैया तो पहले पूछेगा, लास्ट के पूछेगा, बीच का नहीं पूछने का। इसके बाद इसमें टोटल सदस्य है, ये तो सदस्य पूछेगा स्थायी सदस्य। भाई जो आयोग बना हुआ है आपका NHRC, इसमें टोटल सदस्य लिखा होगा, स्थायी कितने हैं? वे आपके टोटल 5 है, टोटल 5 है। उसमें आपका एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। ये पहले थे, अब कितने हैं? एक आपका संशोधन आया है 2019 में, गृह मंत्री आपका मिश्रा लाए थे, उसके बाद चेंज कर दिया गया। तो पहले कितने थे? पहले थे आपके 5 में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। लेकिन जब संशोधन हुआ 2019 में, अभी पढ़ाऊंगा आज उस संशोधन को भी, तो अब कितने हो गए? अब हो गए आपके 6, एक बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष तो अभी भी एक है, लेकिन सदस्य कितने हो गए? सदस्य हो गए आपके 5। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो इसमें आयोग में सदस्य पहले कितने थे? अगर पहले पूछेगा तो पहले थे 5, एक सदस्य मतलब एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। लेकिन अब कितने हैं? अब 2019 के बाद बढ़ा दिए गए, अब कितने हैं? अब आपके 6 में से एक अध्यक्ष, 5 सदस्य। अध्यक्ष तो एक ही रहना है, उसके बाद जितने बचे, भाई पहले 5 थे, 5 में से एक अध्यक्ष बन गया तो 4 सदस्य बचे। अब कितने? अब 6, एक अध्यक्ष बन गया तो आपके फिर 5 सदस्य बचे। तो बस यही है। पहले कितने थे? पहले थे टोटल 5, अब कितने हैं? अब आपके 6। अब भी याद रखना है आप, क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं। इसके बाद इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं कुछ। अच्छा भैया, पदेन सदस्य का क्या मतलब? ये तो सदस्य हो गए, पदेन सदस्य का मतलब है, अभी बताता हूँ पदेन क्या है। सदस्य क्या है? सदस्य सरकार नियुक्त करेगी। भाई कोई भी संगठन, कोई भी आयोग, कोई भी संस्था, मान के चलो कोई भी एक रूम मान लो,
कुछ भी मान लो, उसमें जो हमें किसी सदस्य की नियुक्ति करनी है, मान के चलो 5 सदस्य बनाने हैं, तो वो जो सदस्य की नियुक्ति होगी, सदस्य की जो नियुक्ति करेगी वे तो होते हैं आपका सदस्य। पदेन, पदेन का मतलब होता है कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनकी सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, वे उनको तो पद दे रखा है, जैसे कि राज्य आपका जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो जाकर कुर्सी पे बैठ जाएगा राज्यसभा में, लो भाई हम तो राज्यसभा के सभापति है। तो वही है इनका क्या मतलब है भाई, जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ओबीसी हो, SC ST हो, कोई भी जितने भी आपके आयोग है, उनका जो भी अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। अभी ना सरकार को बना, भाई सरकार ने तो एक बार बना दिया, ओबीसी का कोई अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई अध्यक्ष बना दिया, मान के चलो मुझे बना दिया, तो मैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बन गया। तो जब आप उसमें जाऊंगा, उसमें NHRC में, तो मैं उसका पदेन सदस्य हुआ एक। अब सरकार वहां मेरी जगह किसी को नियुक्त नहीं करेगी, जो मेरा पद है उसके लिए मैं ही जाऊंगा, वहां पर तो होता है पदेन सदस्य कि भैया इस आयोग का जो सदस्य है तो ये फिर इसका पदेन सदस्य होगा। जो भी उस आयोग का अध्यक्ष हुआ, ओबीसी का हो, SC का हो, अनुसूचित जाति का हो, महिला आयोग का हो, जो भी जिसका भी अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। भैया जो उसका अध्यक्ष हुआ वो आकर अपने पद पर खुद बैठ जाएगा, उसके लिए उन्हें नियुक्त नहीं करना, नियुक्ति तो सिर्फ इनकी करनी है सरकार को, इनकी जो ये है ये बनाने हैं, ये तो पदेन ही है। जैसे मैं आपको राष्ट्रपति का एग्जांपल दे चुका, तो पदेन सदस्य कितने होते हैं देख लो, पदेन सदस्य होंगे आपके 7, कितने होंगे 7। भाई टोटल कितने हैं स्थायी सदस्य, वे तो आपके 6 हैं, इनको तो सरकार नियुक्त करेगी। बताऊंगा कैसे नियुक्ति होगी, ये तो पदेन है, इनका तो पद है ही, इन पर सरकार नियुक्त नहीं करेगी। जो भी होगा ओबीसी का अध्यक्ष उठा कर देगी, आ जाओ भैया आ जाओ हमारे यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। जो भी SC का होगा तो कहेगा आ जाओ, तो कोई भी हो आ जाओ बैठ जाओ, जो भी उसका अध्यक्ष बना हुआ होगा। कहने का मतलब ये देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो होगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष 1, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष SC ST, ठीक है जी। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष OBC, उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष, देखो 7 होगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन सदस्य होगा। महिला राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होगा, जो भी उसके अध्यक्ष होगी वो पदेन सदस्य होगा, आकर अपने आप बैठ जाओगे भैया इसमें जब उसकी मीटिंग होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का, OBC का, पिछड़ा वर्ग का, विकलांग का और आपका राष्ट्रीय बाल का। शॉर्ट में याद कर लो, शॉर्ट में कैसे याद करो, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक हो गया, SC ST हो गया, अल्पसंख्यक एक SC एक ST एक OBC एक महिला एक आपका बाल विकास और एक आपका विकलांग, होगी पूरे का पूरा 7। शॉर्ट में याद कर लेना बस, वहां तो ऑप्शन देखते पहचान जाओगे, इतना नहीं लिखना हो, तो मैंने समझाने के लिए लिखा पूरा का पूरा नाम। एक क्या, एक तो आपका अल्पसंख्यक हो गया, एक आपका महिला हो गया, 2 एक आपका अनुसूचित जाति SC, 3 अनुसूचित जनजाति, 4 पिछड़ा वर्ग, 5 विकलांग, 6 और बाल अधिकार सुरक्षा, बाल अधिकार, 7। सिंपल सी बात है, 7 इसके पदेन अध्यक्ष है। पदेन का मतलब जो इस आयोग के अध्यक्ष हो गए ना, वे खुद से आकर बैठ जाएंगे अपने पद पे, उन्हें कहेंगे उतना पढ़ने की, नुकाओ मजे करो बैठ जाओ अपने पद पे, ठीक है भैया आगे। इसके बाद कार्यकाल, कार्यकाल याद करना, पहले कितना था अब कितना है। भाई पहले था 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जावे। अब कितना है, अब आपका 3 साल 70 वर्ष, अब 2 साल घटा दिया, नुका दी बहुत मजे लो तुम, 2 साल काट दो इनके। तो पहले कितना था 5 70, अब कितना 3 70, इसको कैसे याद करेंगे। इसके बाद इसका 5 और 70 3 70 का मतलब है भैया, मान कर चलो कोई बना आयोग का सदस्य बनाया सरकार ने, उसकी उम्र है 60 साल, कितनी है 60 साल, तो वो अब का बता रहा हूँ, अब वो 3 साल तक रह सकता है, तो मतलब 63 साल तक वो रहेगा। उसके बाद उसे कह देंगे अब तुम हो गए रिटायर, जाओ टाटा बाय बाय। लेकिन 70 का पूरा तो नहीं हुआ ना, 70 का पूरा नहीं हुआ, 60 का था, 3 साल में 63 का ही हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तो कह दिया अब तुम जाओ। और मान कर चलो किसी की है 69 69, अब वो 3 साल तक तो रह नहीं सकता, अब वो क्या साल तक रहेगा, सिर्फ 1 साल तक, क्योंकि 70 के बाद नहीं कर रह सकता वो, 70 के बाद कह देंगे टाटा बाय बाय, बहुत देर हो गए तुम्हें मजे कर रहे हो। तो भैया बस ये इसका मतलब, जो भी पहला हो जाओगा तो 70 साल का पहला हो जाओ, या ये वाला टाइम पहला हो जाओ भैया, तो 3 साल का टाइम पीरियड हो जाओ। 60 का है तो तुम 63 के हो जाओ, 69 के तो तुम 70 के 1 साल में हो जाओगे, 1 साल के बाद भी तुम रिटायर कर देंगे, फिर अपने घर जाकर मजे करना मजे से, यही है इसका मतलब। पहले कितना था 5 70, अब कितना है 3 70। NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है काफी, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। वैसे जितने भी ये आयोग है ना, सबके आपका हेडक्वार्टर जाता है दिल्ली में, मिलेंगे तुम्हें, पर इसका रख लेना NHRC का कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके बाद NHRC की संरचना, संरचना मतलब बताता हूँ मैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी सिंपल भाषा में समझते रहिए। देखो भैया NHRC की संरचना, NHRC समझ गए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है जी, बना दो। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, अब कितने सदस्य, अब टोटल आपके कितने हैं 6, पहले 5 थे, हमें तो अब क्या याद करने हैं, हो सकता है पहले ही पूछ ले, कोई बात नहीं। पहला कार्यकाल कितना था 5 70, अब कितना है, अब कर देना घटा दिया, बहुत मजे लो, आ जाओ, अब हो गया आपका 3 70। एक तो होगा अध्यक्ष, ठीक है जी,
एक होगा सदस्य, एक होगा दूसरा सदस्य, दो हो गया दूसरे सदस्य और एक होगा दूसरा सदस्य। ये मैंने क्या लिख रखे है समझाऊंगा उनका मतलब कि एक अध्यक्ष, दो सदस्य। देखो जो अध्यक्ष होगा भाई, अध्यक्ष बनाओगे तो अध्यक्ष के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, भी सारे के सारे क्वालिफिकेशन। अध्यक्ष कौन बनेगा? एक तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो गया वो, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। समझे इसका मतलब? भाई अध्यक्ष कौन बनेगा? इन्होंने कहा अध्यक्ष सिर्फ वो बनेगा जो रिटायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके 33 होते हैं आपके न्यायाधीश, एक होगा आपका मुख्य, नहीं हाँ सॉरी 33 होते हैं, एक होगा आपका न्यायाधीश और नहीं 34 होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मुख्य न्यायाधीश तो एक हुआ। अब ये मान के चलो भैया, मान के चलो इंडिया के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो मुख्य न्यायाधीश तो एक ही हुआ, 33 हुए अन्य न्यायाधीश। तो भैया इन्होंने चेंज करके, पहले तो इसमें था सिर्फ मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने तो अब चेंज कर दिया। इन्होंने कहा भैया एक ही रहेगा मुख्य न्यायाधीश, तो एक है, कई साल में रिटायरमेंट हो गया तो चुनने में दिक्कत आ गई। इन्होंने कहा एक काम करो और जो अन्य न्यायाधीश रहे उन्हें पकड़ लाओ, सबको अब सबको बनाओगे अध्यक्ष। लेकिन क्या होना चाहिए? एक तो रिटायर होने चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। तो अब क्या है, अब अध्यक्ष सिर्फ वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, या तो मुख्य हो या भैया वैसा न्यायाधीश हो, पर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ही। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं आपके 1 + 33 34, एक होगा मुख्य, 33 हो गए अन्य। तो अब 34 में से किसी को बना देगी, ये 34 रिटायर हो गया आज, ये तो उठाकर कर देगा, 34 में से चुनेंगे हम तुम्हें, वो तो इनकी मर्जी है। पहले जितने रिटायर हो चुके उनको पर होने चाहिए रिटायर, कार्य नहीं करने चाहिए, वे होने चाहिए रिटायर। भैया अध्यक्ष किसको बनाओ? अध्यक्ष उसी तो बनाओ जो रिटायर हो जाए, बड़ा हो जाए, पर रिटायर हो गया इसका मतलब भैया अब तो इसकी उम्र भी बड़ी होगी, नॉलेज भी बड़ी होगी, कहूँगा इसे अध्यक्ष बना दो। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष बनेगा सिर्फ रिटायर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, कोई भी हो बन जाएगा भैया। इसके बाद एक सदस्य, अध्यक्ष बना दिया, इसके बाद एक सदस्य को और बनाओगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एक सदस्य बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। भाई अध्यक्ष के बाद इन्होंने कहा कि एक सदस्य और बनाना, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी? इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का तो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें आप कहा अब मुख्य नहीं, कोई मतलब नहीं, अब तो भैया वैसा भी चल जाएगा, जो 33 है ना वे भी चल जाएंगे, तो ये लिखा हुआ न्यायाधीश। लेकिन क्या कहा, या तो रिटायर हो या कार्य भी कर रहा हो, अगर वो कार्य भी कर रहा हो, वहाँ पर अभी पोस्ट पर भी है ना, वो कार्यरत है, तो भी भैया हम उससे सदस्य बना सकते हैं। लेकिन अगर वो अध्यक्ष है तो फिर वो कार्य नहीं करना चाहिए, फिर तो रिटायर होना चाहिए पहला, फिर अध्यक्ष हम उसे बनाऊंगे जो रिटायर होगा और मुख्य होगा या अन्य होगा। इसमें तो भैया किसी को बना देंगे, लिख रहा न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश की जरूरत ना, लेकिन इसमें कार्यरत होना चाहिए या रिटायर होना चाहिए। इसमें आपका कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपका कार्यरत है तो फिर अध्यक्ष नहीं बन सकता। अध्यक्ष कौन बनेगा? सिंपल भाषा में समझो, अध्यक्ष बनेगा आपका रिटायर न्यायाधीश, लेकिन सदस्य तो कोई बन जाओगा, चाहे वो रिटायर हो या वो आपका कार्य कर रहा हो। इसके बाद एक सदस्य को चुनेंगे हाई कोर्ट से। कहाँ से लाऊंगा? हाई कोर्ट से लिया हो जी। हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, देखो पॉइंट पकड़ो, मुख्य न्यायाधीश। अब एक सदस्य जो चुना जाएगा वो लाऊंगा हाई कोर्ट से लाऊंगा। लेकिन हाई कोर्ट में क्या कहा इन्होंने? कहा हाई कोर्ट, भाई इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट के अंदर हर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने कहा जितने भी मुख्य न्यायाधीश इंडिया के अंदर है हाई कोर्ट में, या तो वे कार्य कर रहे हो या वे रिटायर हो चुके, उन्हें बना देंगे हम एक को सदस्य। एक सदस्य उनमें से चुनेंगे, किसमें से? जो इंडिया के अंदर हाई कोर्ट है सारे के सारे, उसमें जितने आपके कार्यरत या रिटायर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य समझना, इसमें मुख्य की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट वाले में, इसमें जरूरत है। और अध्यक्ष में मुख्य की जरूरत है, अध्यक्ष में मुख्य की और इसकी जरूरत है, लेकिन अध्यक्ष में सिर्फ कितना? सेवानिवृत्त। लेकिन इसमें क्या? इसमें कहा इन्होंने चाहे तो वो काम कर रहा हो चाहे वो रिटायर हो, लेकिन भैया वो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दोनों मंत्र समझना भाई, इसमें भी कार्यरत है, इसमें भी सेवानिवृत्त है, काम कर रहा है रिटायर है, इसमें भी काम कर रहा है रिटायर है। लेकिन इसमें क्या कहा एक सदस्य के लिए? ये सुप्रीम कोर्ट का तो कैसा भी चलेगा, चाहे वो मुख्य हो या ना हो, हम तो अन्य कोई बना देंगे सदस्य। लेकिन अगर हाई कोर्ट का है, अगर वो हाई कोर्ट का, इन्हें एक सदस्य हाई कोर्ट से भी चुनना रहेगा, तो वो जो हाई कोर्ट से चुनना ना, वो आपका काम कार्यरत हो, कार्य कर रहा हो या फिर रिटायर हो चुका हो, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहिए। अन्य नहीं, अन्य तो पता नहीं कितने होंगे भाई। यूपी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर मुझे लगा काफी 160 के आसपास न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए? सिर्फ मुख्य जो मेन न्यायाधीश है, जो मेन न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वो ही सदस्य चुना जाएगा। सिंपल सी बात यह समझ लो। इसके बाद 2 सदस्य कहां से लेंगे? 2 सदस्य लेंगे जिनको मानवाधिकार आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव। ऐसे व्यक्तियों को बनाओगे 2 सदस्य जिनको मानवाधिकार आयोग
मानवाधिकार, जो मानवाधिकार है, मानव के जो अधिकार मिले हैं उनसे संबंधित विषय पर अनुभव हो। यह मतलब कहने का सिंपल सी बात समझो, जिनको नहीं पता कि मानव को अधिकार कौन कौन से मिले, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे, कि नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात है, जिसको ऐसे इनके बारे में पता है, जिनको इनके बारे में नॉलेज है, ऐसे 2 व्यक्ति चुनेगी सरकार, समझिए। ठीक है जी। उसके बाद 1 2 तरह चुन लिया, अब 1 बचा। 1 सदस्य फिर ऐसा चुनेगी जिसको भैया मानव अधिकार के बारे में पता हो कि मानव अधिकार मिलने कैसा है, किसको मिलने, कब मिलने, नहीं मिलने, क्यों मिलने। लेकिन शर्त क्या है, 1 महिला जरूर नहीं चाहिए। भाई इन दोनों में यही खेल है। यहाँ पर दोनों इन्होंने 3 सदस्य चुने हैं। कौन 3 सदस्य चुने हैं? जो जिनको मानव अधिकार के बारे में पता हो, लेकिन उसमें से 2 तो होने चाहिए, 2 तो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या ना हो। लेकिन एक पूरी कंडीशन है, एक क्या है, 1 महिला जरूर होनी चाहिए उसमें। अगर 1 महिला नहीं चुनेंगे ना तो समझो फिर वो पूरी की पूरी जो सदस्यों की टीम है पूरी नहीं हुई। 1 महिला जरूर चाहिए इन्हें। तो ये महिला, 1 सदस्य महिला को चुनेंगे जिसको मानव अधिकार के बारे में नॉलेज हो। देखो पूरे हो गए। अध्यक्ष 1 हो गया, ये वाला सदस्य 1 2 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 होगी। अब मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूँ। अध्यक्ष सिर्फ वो चुना जाएगा जो रिटायर हो, रिटायर अध्यक्ष को चुना जाएगा, रिटायर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो, मुख्य हो, अन्य कोई बात नहीं चुन लेंगे। दूसरा 1 सदस्य वो चुना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का ही हो, वो चाहे रिटायर हो चाहे कार्य कर रहा हो, उसे से चुन लेंगे। 1 चुना जाएगा हाई कोर्ट से कितना 1 चुना जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, चाहे तो वो रिटायर हो चाहे वो काम कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से, ये मुख्य न्यायाधीश अन्य नहीं चुन सकते सदस्य में। हाई कोर्ट में से अन्य नहीं चुनेंगे, हाई कोर्ट में चुनेंगे सिर्फ मुख्य। इसके बाद 2 चुनेंगे जिसको मानवाधिकार आयोग की नॉलेज हो, भाई जिसको मानव के अधिकारों की नॉलेज हो उसको चुनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 1 और चुनेंगे जिसको मानव अधिकार की नॉलेज हो, लेकिन वो लेडी होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, पुरुष नहीं चुना जा सकता। उस पोस्ट के लिए सिर्फ महिला ही अप्लाई करेगी। मायने का मतलब उस पोस्ट पर सिर्फ ये महिलाओं को चुनेंगे, उस पर पुरुष नहीं चुन सकते। तो ये मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। इसके बाद अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। भैया अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? एक तो राष्ट्रपति करेंगे, तो इसमें 6 आपके सदस्य दे रखे हैं। इसमें 1 अध्यक्ष 5 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन करेंगे कैसे? 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर एक 6 सदस्य की टीम बनेगी, उसमें 6 सदस्य होंगे। वे आकर राष्ट्रपति जी से कहेंगे, राष्ट्रपति जी एक काम करो, हमने डिसाइड कर लिया है। भाई पहला डिसीजन लेंगे ना 6 के 6 बैठ के कहीं, तो पहले लेंगे डिसीजन लेने के बाद कहेंगे भैया हमने तो इस व्यक्ति को चुना, तो फिर राष्ट्रपति जी कहेंगे ठीक है जी भैया हम बना देंगे, बस यही है। तो राष्ट्रपति 6 सदस्य समिति से की सिफारिश, बस समिति सिफारिश करेगी। सिफारिश तो कहने के लिए समिति जिसे कहते हैं उसे बना गए, राष्ट्रपति ना करते और कुछ भी। तो 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर आकर बोल देंगे, एक नाम रख देगी जी हमने तो तुम्हें बनाना, हमें तो राम को बनाना। तो राष्ट्रपति कह देंगे ठीक है जी राम हो गया आपके चुन गए सदस्य। तो बस ये इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? 6 सदस्यों की समिति की टीम होती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं उस समिति में। हटाया कैसे जाएगा? या पद से ना भैया, पद से भी तो हटाने के भी बस उन्होंने बना तो लिया, भी ना हटावा कैसे? भाई कुछ दिक्कत होगी बीच में, हटाने पड़ेगा, तो कैसे हटाओगे कैसे? इन्हें हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के SC से मैं लिखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जाने वाली प्रक्रिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाओगे ना, सेम बिल्कुल उसी तरह से हटाए जाओ आपके NHRC के सदस्य भी। भैया NHRC के जितने भी सदस्य सारे के सारे तुम देख रहे होंगे लगभग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आ रहे, सारे के सारे न्यायाधीश है ये भी, तो ये भी ऐसे हटाए जाओगे। प्रक्रिया क्या है देखो, ये पढ़ो, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। भाई इसका क्या मतलब है? साबित कदाचार एवं असमर्थता। भाई कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ नियम का उल्लंघन कर दिया, वे अब जिस पोस्ट पर है उसके लिए वे समर्थ नहीं है, आप बोल सकते हैं उस काम को ठीक ठाक नहीं कर रहे, तो वही आपकी साबित कदाचार एवं असमर्थता। अगर ये सिद्ध हो गया कि भाई हाँ भाई ये अब जो बंदा है, ये जो सदस्य है ठीक ठाक काम नहीं कर रहा, उस पर यह आरोप लग गया साबित कदाचार एवं असमर्थता, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा कि एक काम करो तुम जॉब नहीं कर मजे करो। इसके बाद भाई जैसे भारत के अंदर ऐसा राज्यों के अंदर भी तो है। राज्यों के अंदर क्या है? राज्यों के अंदर आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य के अंदर क्या है? राज्य के अंदर आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। भाई इस पर राज्य लग रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसमें देखो राज्य नहीं लग रहा, इसमें लगा राष्ट्रीय। भाई देश के लिए तो राष्ट्रीय है, देश के लिए देश में कौन काम करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राज्य भी तो काम करेगा, भाई PM काम करते हैं देश के लिए, CM काम करते हैं राज्य के लिए, तो ऐसा भी राज्य में तो बनेगा आपका एक मानवाधिकार आयोग, तो उसका नाम आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। देश का कौन है? देश का आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी भी स्थापना इसी अधिनियम से हुई है। कौन सा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था। इसी के तहत इस आयोग का भी गठन होता है, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन होता है। दोनों गठन इसी के तहत का होगा। इसका क्या काम है? जो राज्य सूची है या समवर्ती सूची, भाई हमारी जो संविधान है उसमें 3 सूची दे रखी है, राज्य, समवर्ती और राष्ट्रीय। संघ बोलते हैं उसे, राष्ट्रीय नहीं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर तो कानून बनाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य पे बनाओगे राज्य गवर्नमेंट, समवर्ती सूची बनाने में दोनों
अगर राज्य को अच्छा लगा राज्य बना दे अपनी मर्जी से, संघ को अच्छा लगा संघ बना दे, तो वही है। लेकिन इस संघ सूची पर नहीं बना सकते, संघ सूची पर अधिकार है आपका संघ सरकार का। तो ये केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके अंदर जो भी विषय आएंगे और ये लगेगा कि अब मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, तो फिर आपका तुरंत राज्य मानव अधिकार आयोग होगा, वो बोलेगा ओ तुम नहीं मानने भाई, तुम तो रहना तो राज्य सूची के विषय को मान लेना, समवर्ती सूची के विषय को मान लो, मानव के अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हो, तो उसके लिए फिर कौन आएगा, उसके लिए आएगा आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। किस पर निर्णय लेगा, ये लेगा डिसीजन दो उस पर, या तो राज्य सूची का विषय हो या आपका समवर्ती का। संघ सूची के विषय पर इसका कोई मतलब नहीं है, संघ सूची का कितने उल्लंघन हो रहा, संघ सूची के विषय पर कोई उल्लंघन होगा तो उसके लिए होगा आपका NHRC, ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 के लिए होगा। इसमें सदस्य कितने होंगे भैया, उसमें तो टोटल 6 थे, पहले 5 थे अब 6 है, इसमें सिर्फ 3 है, 3 सदस्य हैं, उसमें से एक आपका अध्यक्ष है और 2 आपके अन्य सदस्य हैं। भैया अध्यक्ष तो बनना ही बनना, उसमें भी अध्यक्ष बना था, एक उसमें आपका अध्यक्ष बना था और 5 अन्य थे, इसमें एक अध्यक्ष है 2 अन्य है, क्योंकि 3 ही है। कार्यकाल कितना होता है, सेम कार्यकाल, पहले कितना था, पहले 5-70 था, अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 3-70, 70-70 दोनों में, बस 5 से 3 कर दिया गया। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, देखो समझो पूरी बात सदस्यों की। भैया जब आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना, NHRC बना, तो वो सेंट्रल में काम कर रहा, केंद्र में काम कर रहा, तो केंद्र में किसने नियुक्ति करी, उसकी राष्ट्रपति ने, क्योंकि केंद्र में जितनी भी नियुक्ति होगी सबके सब राष्ट्रपति करेंगे। और जो सदस्यों की राज्य की, ये राज्य का, तो राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल। भाई राज्य में सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल का और केंद्र में सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, तो वहां पर तो राष्ट्रपति ने कर दिया, यहाँ पर आपका राज्यपाल ने कर दिया, सिंपल सी बात है। समिति वही होगी, यहाँ पर भी 6 सदस्य समिति होगी, भाई वहां पर भी 6 सदस्य समिति थी, यहाँ पर भी 6 सदस्य समिति है। सदस्य में दोनों, समिति में दोनों 6 ही है, लेकिन वहां पर नियुक्ति करी राष्ट्रपति ने और राज्य वाले की करी राज्यपाल ने, भैया क्योंकि राज्य में राज्यपाल का पद बड़ा हो, उसका काम ही रहेगा ये काम। अध्यक्ष, अब भैया इसमें अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए समझो भैया, उसमें अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चाहिए थी क्योंकि वो राष्ट्रीय था, इसमें हाई कोर्ट की चाहिए क्योंकि भैया जो राज्य का बन रहा वो बना आपका राष्ट्रीय, वो बना आपका केंद्र के लिए, ये बन रहा आपका राज्य के लिए। जब राज्य के लिए बनेगा तो फिर हाई कोर्ट से उठावेंगे, तो अध्यक्ष कौन बनेगा, हाई कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश। देखो हाई कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश बनेगा यहाँ पर सिर्फ। अगर तुम्हें राज्य मानवाधिकार आयोग का किसी को अध्यक्ष बनाना है तो वो सिर्फ वो व्यक्ति बनेगा जो आपका हाई कोर्ट का रिटायर हो और मुख्य न्यायाधीश। उसमें क्या था, उन्होंने भी वही कहा था, उन्होंने कहा था मैं अध्यक्ष बनाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर सब दोनों में देख लो, यहाँ पर भी रिटायर है वहां पर भी सिर्फ रिटायर। लेकिन उन्होंने कहा था चाहे मुख्य हो चाहे अन्य, हम दोनों को बना लेंगे। इसमें क्या कहा इन्होंने, कहा नहीं अन्य नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बनेगा, मुख्य न्यायाधीश, अन्य को नहीं बनाने के। हम किसको बनाएंगे अध्यक्ष, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को। उन्होंने क्या कहा था, हम तो अन्य को बना लेंगे कोई बात ना, लेकिन होना चाहिए रिटायर अध्यक्ष को। मैंने बताया अध्यक्ष सिर्फ वही बनेगा जो रिटायर हो चुका है, जो कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष ना बनने के, वे सदस्य बनेंगे सिर्फ। अब जो एक अध्यक्ष बनेंगे, अब 2 सदस्य बचे, 2 सदस्य कौन बनेंगे, हाई कोर्ट का कार्यरत या रिटायर न्यायाधीश। इसमें भी यही था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का था। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो एक सदस्य सुना गया था सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या रिटायर न्यायाधीश, में भी वही है। हाई कोर्ट का कार्यरत जो कार्य कर रहा है, या सेवानिवृत्त रिटायर हो चुका न्यायाधीश, या तो इसमें से ले लेंगे, या फिर क्या, या जिला न्यायालय। भाई जिला के अंदर भी तो आपका कोर्ट हो, जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिला न्यायालय से कोई भी न्यायाधीश चुन सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है, उसे 7 साल का कार्य अनुभव। वो जो न्यायाधीश है ना भाई, तुम जिले के अंदर जाओगे तो वहां पर कोर्ट मिलेगी तुम्हें, तो वहां पर भी तो आपके न्यायाधीश बैठे मिलेंगे कोर्ट में, जज मिलेंगे तुम्हें, लेकिन वो जज तभी बन सकता है इसका सदस्य जब उसे 7 साल का अनुभव हो। कितने साल का, 7 साल का। 7 साल से कम है तो फिर न बनाने के उस सदस्य, या फिर जिसे मानवाधिकारों के विषय का अनुभव, या फिर जिसे मानवाधिकारों के विषय का अनुभव। भाई अध्यक्ष तो बना दिया हाई कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश। अब 2 सदस्यों को ये कैसे बना सकते हैं, या तो हाई कोर्ट का कार्य कर रहा हो, रिटायर हो न्यायाधीश, या तो उसको चुन लो, या फिर जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो लेकिन 7 साल का अनुभव हो, उसको चुन लो, या फिर जिसे मानवाधिकार के विषयों का अनुभव हो, व्यक्ति को कोई भी हो, किसी को भी हो जाएगा। इन्हें लगा कि भाई इसको है नॉलेज, मानवाधिकार के जितने मानव के अधिकार हो उसके बारे में इसको नॉलेज है, तो सब उठा लेंगे, कहेंगे आ जाओ तुम बैठ जाओ, तुम हमारे यहाँ सदस्य। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगाना, VVI। भाई जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसकी जो सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहे, लेकिन इन्हें हटाओगा कौन, कभी हटाने में भी राज्यपाल लगा तो नहीं, इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके, राष्ट्रपति के। तभी मैंने इंपॉर्टेंट बताया, यही क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, यही क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के
सदस्यों को हटाता कौन है या हटाने का अधिकार किसके पास है, तो वो आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हटाओगे कैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस यही है, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, कि ये साबित हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक ठाक काम ना करे, काम करो भी ना हटा दो। लेकिन अधिकार किसके पास है, अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति के पास अधिकार से होंगे। तो आइए भी देखते हैं भाई 6 सदस्य समिति बनेगी, उसी की सिफारिश पर केंद्र में तो आपके राष्ट्रपति जी सदस्यों की नियुक्ति करेंगे और आपके राज्य में राज्यपाल करेंगे। तो 6 सदस्य समिति जो है इसमें कौन कौन होगा ये बताता हूँ। आइए भाई, जो समिति का अध्यक्ष होगा वो होंगे भारत के पीएम। देखो ये जो समिति है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकारी जो आयोग है आपका, मानवाधिकार आयोग, उसके लिए है। और ये जो 6 सदस्य समिति है ये आपके राज्य है, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग जो बनेगा उसके लिए है। तो मैंने दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखो भाई टोटल सदस्य दोनों जगह 6 हैं, ये लो 6 हैं। इसके बाद समिति का अध्यक्ष जो आपका राष्ट्र के लिए समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और राज्य के लिए कौन है, समिति का अध्यक्ष राज्य के CM मतलब कि मुख्यमंत्री। भाई ये राज्य के लिए है, ये आपके राष्ट्र के लिए, नेशनल के लिए। अन्य सदस्य कौन कौन होंगे भाई, एक तो ये हो गए, यहाँ पर तो PM हो गए, यहाँ पे CM। अन्य सदस्य होंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष, एक होंगे आपके राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, ध्यान रखना। कौन होंगे, उपसभापति, सभापति नहीं होंगे। सभापति होते हैं आपके राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर जो समिति में अन्य सदस्य चुने जाएंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष, एक आपके राज्यसभा के उपसभापति, एक केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, ठीक है जी। एक लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे भाई, एक तो लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक आपके राज्यसभा के विपक्ष के नेता, दो ये होगी। एक आपके केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है जी, एक आपके राज्यसभा के उपसभापति और एक आपके लोकसभा के अध्यक्ष, ये हो गए अन्य सदस्य। इसमें आ जाओ, CM तो बता ही दिया। देखो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे भाई, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष है, यहाँ पर आपके विधानसभा के अध्यक्ष है, ठीक है जी। राज्य गृह मंत्री होंगे, यहाँ पर राज्य गृह मंत्री है, यहाँ पर आपके केंद्रीय गृह मंत्री है, दोनों जगह गृह मंत्री दोनों जगह आ रहे हैं। उसके बाद राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता, यहाँ पर आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता। क्योंकि जैसा लोकसभा का काम आपका सेंट्रल में है, केंद्र में है, ऐसी आपका विधानसभा का कार्य होता है आपका राज्य में। तो यहाँ पर विधानसभा के विपक्ष के नेता है, यहाँ पर लोकसभा के थे, ठीक है जी। अगर आपकी उस राज्य के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है भाई, आपके जो सेंटर में मिलेगी आपकी लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जो राज्य मिलेगी विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन आपके विधान परिषद के अंदर आपके जो है सारे राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है, आपकी राज्यसभा सभी के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो जिनके अंदर विधान परिषद है उनके अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ठीक है जी। हो गए पूरे 5 भाई, विधान परिषद के विपक्ष के नेता, यहाँ पर राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता है, यहाँ पर भी आपका विधानसभा के विपक्ष के नेता है और आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद के उपसभापति, उपाध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष यहाँ पर क्या है, उपसभापति। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा। देखो अध्यक्ष यहाँ पर PM है केंद्र में, राज्य में CM है। अन्य सदस्य यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष है, यहाँ पर आपका एक विधानसभा के अध्यक्ष है, यहाँ पर आपका केंद्रीय गृह मंत्री है, यहाँ पर आपका राज्य गृह मंत्री है, यहाँ पर आपके राज्यसभा के उपसभापति है, यहाँ पर आपके विधानसभा के अध्यक्ष है, यहाँ पर आपके लोकसभा के और राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, यहाँ पर आपके राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता और विधान परिषद के विपक्ष के नेता है। 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये समिति बनाओगे 6 के 6 लोग मिलकर के। और इस समिति की सिफारिश पर ही आपका जो केंद्र में होंगे वे राष्ट्रपति जो होंगे वे अध्यक्ष की और सदस्य जो बाकी सदस्य उनकी नियुक्ति करेंगे, और राज्य में आपके राज्यपाल इसी समिति की सिफारिश पर राज्य के अंदर आपके राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। मैं बता चुका हूँ 6 सदस्य कैसे है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना जल्दी याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, दोनों जगह गृह मंत्री भी है, सब कुछ दोनों जगह सेम ही आ रहा। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्योंकि इससे काफ़ी चेंज हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में आया है। कब आया? 2019 में। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में आया है। पेश किसने किया था इसको? गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था लोकसभा में। भाई गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो लोकसभा में एक बिल लेकर आए, उस बिल का नाम था आपका मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। उसमें इन्होंने कुछ संशोधन किए
अब वो बताओ कौन से करे। लोकसभा में पेश किया अमित शाह ने, कब करा? 8 जुलाई 2019 को। जुलाई डेट याद होना हो, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए 2019 में आया। भाई अधिनियम आया 2019 में, तो पेश भी 2019 में करा होगा। भाई पहले बिल को पेश करेंगे, फिर वो एक्ट बनेगा, तो बिल कब आया? 2019 में, तभी तो अधिनियम 2019 का बना। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में आया। पेश किसने किया? अमित शाह ने। कहाँ पर किया? लोकसभा में। कब किया? आपका 8 जुलाई 2019 को। देखो बताता हूँ, जो जितने भी आपको बिल वगैरह मिलेंगे ना, ज़्यादातर आपको मिलेंगे मानसून सत्र में। जो आपका जो होता है संसद का मानसून सत्र चलता है, उसमें मिलेंगे। मानसून कब आता है इंडिया के अंदर? मानसून आएगा तुम्हारा ज़्यादातर जुलाई और सितंबर के अंदर। तो जितने भी होंगे ना डेट, ज़्यादा देखना जुलाई और अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त की डेट मिलेगी आपको, जुलाई अगस्त की। तो ये जब ये 8 जुलाई, थोड़ा सा कभी कभी तुक्के मारने में आसान नहीं रहेगा अगर ध्यान दिमाग से निकल जा। इस भैया जो संरक्षण, ये जो आपका संशोधन अधिनियम आया, इसने क्या करा है? इसने जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो आया था, इसी के आधार पर तो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन हुआ था। इसमें इन्होंने संशोधन करे। क्या संशोधन करी इन्होंने? संशोधन क्या करा? पहला संशोधन ये इंपॉर्टेंट, मुझे मैंने लिख रखा था भाई। पहले आपका कार्यकाल जो था 570 था, लेकिन इसके बाद अब रह गया आपका 370। तो अगर पूछे कि 370 जो है ये कब हुआ? 2019 में हुआ है। 2019 में जो आपका मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो आया है, जो संशोधन एक्ट है 2019 में, उसके बाद ही आपका कार्यकाल 370 हो। उससे पहले 570 ही था। इसके बाद इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या करा? जो मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले पहले 2 सदस्यों को चुना करते थे। पहले 2 सदस्यों को इन्होंने क्या करा? जब बिल पास आ गया, इन्होंने कहा आप 2 नहीं चुने जाओगे। जो भी आपके मानवाधिकार से रिलेटेड जो नॉलेज रखते हैं, वे 3 सदस्य चुने जाओगे। कितने? 3 कर दिए इन्होंने। लो जी, 3 कर दिए। और क्या कहा? 3 में 1 महिला जरूर होगी। 3 में 1 महिला जरूर होगी। तो 3 सदस्य, भाई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, पहले 2 सदस्य चुने जाया करते हैं आपके मानवाधिकार के नॉलेज रखने वाले, अब 3 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन कब से हुआ? 2019 के बाद से हुआ, जब 2019 का संशोधन बिल आया। ठीक है। इसके बाद पहले जो अध्यक्ष था भाई, पहला जो आपका NHRC का अध्यक्ष था, वो कौन चुना जाएगा? तो चुने जाएगा था आपके रिटायर मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश चुने जाएगा थे सिर्फ पहले, लेकिन अब चुने जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर तो हो, लेकिन वो मुख्य हो या अन्य हो, कोई भी हो, किसी को भी चुन सकते हैं। मैंने बता दिया था आपको, अध्यक्ष सिर्फ वही बनेगा जो रिटायर हो, लेकिन मुख्य हो या अन्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बन सकता है, अन्य बन सकता है। लेकिन ये संशोधन कब हुआ है? संशोधन हुआ 2019 में। 2019 से पहले सिर्फ मुख्य चुना जाया करते, मुख्य, रिटायर मुख्य। अन्य को ना मिला था मौका, अन्य को 2019 के बाद मिलना शुरू हुआ। तो अगर पूछ लेना कि कब हुआ, तो ध्यान रखना, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया, उसके बाद जो चेंजेस हुए मैंने लिख दिए सारे के सारे, तो इसे याद कर लेना। इसके बाद भैया ये मैं बता ही चुका हूँ, सदस्य जो भैया इनके आयोग के सदस्य होंगे या अध्यक्ष होगी, उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। पुनर्नियुक्ति मतलब उन्हें दोबारा ही बना जा सकता है। भैया अभी बने थे अध्यक्ष, तो हो सकता है दोबारा भी सरकार उनको कह दे कि भैया आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम दोबारा से अध्यक्ष बन जाओ। तो इसका मतलब ये है, अब तक टोटल 26 राज्यों ने, इंडिया के अंदर तो 28 राज्य है, लेकिन उसमें 26 राज्यों ने आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर लिया अपने यहाँ पे। अगर क्वेश्चन है कि बताइए भारत के अंदर कितने राज्यों के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग गठित हो चुका है, तो टोटल 26 है। 28 राज्य, लेकिन दोनों नहीं करे, 26 के अंदर आपका हो चुका है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है आपकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसे क्यों पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर एक तो लंदन में, याद रखना कहाँ पर है? लंदन में। स्थापना कब हुई इसकी? 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना के 1961 में। इसको यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो? बता रहा हूँ क्यों पढ़ा। देखो, ये मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन होते हैं आपके NGO, मतलब ये सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा रही, ये सरकार गैर सरकारी संगठन है, तो इंग्लिश में बोलते हैं NGO। ऐसे आदमी को द्वारा सरकार जा रही है जिनका सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, 1961 में बनी थी। और ये आपकी मानवाधिकार के मानव का उल्लंघन, मानव के जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आपके NGO बना हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये फिर उस पर जांच करता है, तो ये आपका गैर सरकारी संगठन है। तो याद कर लेना, इसी का हिस्सा है, तो मैंने इसी में करा दिया। तो जितने भी आपका मानवाधिकार आयोग था, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मानवाधिकार आयोग से, इसकी भैया पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, कभी स्क्रीनशॉट ना लिया इस वाले का। तो जितने भैया क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी के सारी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको करा चुका हूँ, ये एक पक्की बात है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का अगर एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।